दोस्तों स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन इन 7 to 7 में। दोस्तों बहुत दिनों से मैं ये बाल विकास का है जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ व्यस्तता है, जॉब की व्यस्तता है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज से अपन अब कंटिन्यू बाल विकास के कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो पूर्व एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो कई एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं। दोस्तों अपन बाल विकास के उन क्वेश्चनों को करेंगे जो 100% आते ही आते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बाल विकास एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है टीचर में तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है तो वो है सिर्फ बाल विकास। अगर आपकी बाल विकास पे अच्छी पकड़ है तो आप टीचर में सिलेक्शन ले सकते हैं। और आपको यह चीज़ें वही आदमी बता सकता है जिसने इसको बहुत गहनता से अध्ययन किया है और जिसने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाया भी है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, अपन अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसको सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जो आगामी भर्ती आने वाली है 2023 में अप्रैल में जो एग्ज़ाम है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, लेकिन मुझे कंफर्म पता है कि अप्रैल में नहीं तो मई या जून में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2023 में चुनाव है। इसकी वजह से एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। दोस्तों जो ADHD है जो एक अधिगम विकार है दोस्तों, यह कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है। जो यह एक विकासात्मक विकार है दोस्तों, कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है। राजस्थान में भी आ चुका है दोस्तों, MP टेट में भी वर्ग 1, 2, 3 में आ चुका है, UP टेट में आ चुका है, हरियाणा टेट में आ चुका है, दिल्ली में भी आ चुका है दोस्तों। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है और यह याद रखना है कि मतलब जी किससे रिलेटिव है। तो देखते हैं कि ADHD है जो किसको दर्शाता है। ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता विकार, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, सक्रिय अभाव सक्रियता विकार और आक्रामक अभाव सक्रियता विकार। दोस्तों जो ADHD है दोस्तों यह दर्शाता है ध्यान अभाव सक्रियता विकार। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों अटेंशन डेफिशिएटिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों जो ADHD का फुल फॉर्म है आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा दोस्तों, और ये इसको याद रखना होगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ऊपर के उसमें मतलब ऑप्शन में और दूसरे नंबर के ऑप्शन में थोड़ा सा मिला जुला है, लेकिन आपको जो हाइपर एक्टिविटी याद रखना है दोस्तों, अटेंशन डेफिशिएटिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों इसके जो लक्षण होते हैं इसमें जैसे कुछ इसके लक्षण होते हैं कि बच्चा बहुत उतावलापन होता है, अति सक्रिय होता है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है उसका वो इंतज़ार नहीं कर पाता। जैसे एक बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा आउट होता है और आउट हो भी नहीं पाता वो आधी पिच पे दौड़ के पहुंच जाता है, मतलब वो अपनी पारी का इंतज़ार नहीं कर पाता है, इसलिए इसको अति सक्रियता विकार बोला जाता है। और जैसे कुछ और इसके लक्षण होते हैं कि बच्चा कोई भी काम है उसको बार बार दोहराता है। इस प्रकार के इसके कुछ लक्षण होते हैं कि बच्चा है जो बहुत ज़्यादा अति सक्रिय रहता है किसी भी चीज़ के प्रति। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए वह कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर है जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को वह इस आकार में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण शब्द दिए थे, वो कौन कौन से दिए थे दोस्तों। एक था समायोजन, एक कौन था दोस्तों, समायोजन था, और दूसरा कौन था दोस्तों, दूसरा था आत्मसातीकरण। दूसरा शब्द था आत्मसातीकरण। इन दोनों शब्दों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बस थोड़ा सा इनमें अंतर होता है, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन है दोस्तों ख़राब हो जाता है।
तो जो समायोजन है, जैसे कि प्रश्न में लिखा है कि मौजूदा आकार में फिट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसको जो नई जानकारी है उसको पुरानी जानकारी में फिट करने के लिए पुरानी जानकारी है जो दोस्तों उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और दोस्तों जहाँ संशोधन की बात आ जाती है वहाँ हमेशा और हमेशा क्या होगा दोस्तों? वहाँ पर होगा समायोजन। और इस प्रश्न में आप देख ही रहे हैं कि इस नई जानकारी के आकार में फिट करने के लिए वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? मतलब उसको संशोधन करना पड़ेगा, और जहाँ संशोधन होगा वहाँ होगा समायोजन। तो इसका आंसर है दोस्तों नंबर 2 सही हो जाएगा। और जो आत्मसातीकरण है, आत्मसातीकरण दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे उसकी पिछली जानकारी रहता है, पिछली जानकारी के आधार पर वह नई जानकारी को भी उसी के आकार में मतलब बोल देता है। जैसे एक बच्चा है, एक वो 4 पाँव वाले मतलब एक जैसे गाय है, गाय को देखता है, और दूसरी जगह पर वह उसी प्रकार का एक घोड़ा देखता है, तो बोलता है कि यह देखो गाय चल रही है, घोड़े को भी वह गाय बोल देता है। तो वह है दोस्तों आत्मसातीकरण। इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि आत्मसातीकरण क्या है और समायोजन क्या है। आत्मसातीकरण में संशोधन नहीं होता है, जैसी पुरानी जानकारी होती है उसी के आधार पर नई जानकारी वो बता देता है। और जो समायोजन होता है दोस्तों उसमें वह संशोधन करके बताता है, तो वो हो जाता है एकोमंडेशन। और आत्मसातीकरण को अपन बोलते हैं एसिमिलेशन। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हिंदी अक्षरों को स्मरण करना उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ अक्षरों मतलब कन्नड़ परीक्षा के कारण कठिन लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसमें भी जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत से मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं कई एग्जामों में। इसमें से आपको मैं बता दूंगा कि 2 ऑप्शन वो कौन से हैं। एक है दोस्तों पृष्ठोन्मुखी अवरोध, और एक ऑप्शन है अग्रोन्मुखी अवरोध। मतलब एक पिछले अक्षरों के कारण नए वो याद करना भूल जाता है, और एक होता है कि जो आज अक्षर याद किए हैं उनकी वजह से वो पिछले अक्षर भूल जाता है या पिछली पढ़ाई भूल जाता है। तो यह इसमें मतलब कौन सा जो है अवरोध होगा? तो आपको मैं दोनों ही क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है जो अवरोध की वजह से वो गलत नहीं होगा। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि उसके द्वारा कल लिखे गए कन्नड़ परीक्षा के कारण उसको आज की परीक्षा के लिए याद किए गए हैं उनको कठिन लगता है। तो दोस्तों जो कल लिखे गए थे, जो अक्षर जो कल लिखे गए थे आज की परीक्षा के लिए, मतलब जो पूर्व का है, जो आगे की याद करने के लिए है, जो अवरोध पैदा कर रहा है, जो उसका पिछला सीखा हुआ है दोस्तों, जो आगे के सीखे के लिए अवरोध पैदा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अग्रोन्मुखी अवरोध, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। दोस्तों इसको क्या बोलेंगे अपन? अग्रोन्मुखी अवरोध। और जो पृष्ठोन्मुखी अवरोध होता है दोस्तों, पृष्ठोन्मुखी अवरोध होता है कि जैसे उसने मतलब कल अक्षर जो पढ़े थे, कल नहीं मतलब जो आज उसने अक्षर पढ़े थे, और उसने पिछला जो याद किया है, उसने जो आज अक्षर पढ़े हैं उसमें पिछला जो मतलब कल याद किया था, आज की वजह से वो पिछला भी भूल गया। जैसे कोई गाना है, आपने आज कोई एक नया गाना सीख लिया, उसकी वजह से आप जो उसी प्रकार का या कोई भी प्रकार का पिछला गाना था जो आप उसको भूल गए, तो वो हो जाएगा दोस्तों पृष्ठोन्मुखी अवरोध। इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि पृष्ठोन्मुखी अवरोध क्या है और अग्रोन्मुखी अवरोध क्या है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार खालिस्तान विकसित करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विकास खालिस्तान विकसित करते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सभी संस्कृतियों पर समानता से और बच्चे के विकास के साथ। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो वाइगोत्स्की ने कहा था कि विचार हैं, जो भाषा और विचार एक दूसरे से पहले तो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बाद में है जो दोस्तों आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। और इनके 2 महत्वपूर्ण और कथन होते हैं दोस्तों, जिस मैं आपको बता दूं कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि क्या है कि जो भाषा है, भाषा पहले विकसित होती है और विचार जो बाद में आते हैं। और जीन पियाजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं वो भाषा बाद में विकसित होती है। इन दोनों कथनों को आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि दोनों ही कथन कई बार कई एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। यह जो कथन है ये पेडागोजी में भी आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और दोस्तों जो बाल विकास में भी आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा विकसित होती है, उसके बाद विचार आते हैं, और जीन पियाजे ने कहा था कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद में भाषा आती है। और वाइगोत्स्की ने एक कथन और यह कहा था, जो लिखा है कि ऑप्शन फर्स्ट में, कि जो विचार और भाषा है पहले एक दूसरे से स्वतंत्र होकर बाद में आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वह है पेरेंटिंग स्टाइल पर, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, जो क्वेश्चन करवाए थे, कि पेरेंटिंग स्टाइल पीवी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन है, जो माता पिता बहुत सारे नियम बताते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने के लिए सहायता करते हैं, वह खालिस्तान का अनुसरण करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि जो आधिकारिक होती है, आपको ध्यान रखना है कि एक होती है ऑथोरिटेटिव और एक होती है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन जो होती है उसमें होता है दोस्तों कि सत्तावादी होती है, जो अधिकारवादी होती है उसको सत्तावादी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो नियम है जो बच्चों पर थोप देते हैं, और उसका मतलब पालन करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो एक प्रकार की वो सत्तावादी होती है। लेकिन जो आधिकारिक पालन पोषण होता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि माता पिता बहुत सारे नियम तो बनाते हैं लेकिन उनको क्या है कि पालन करने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये एक प्रकार की सबसे अच्छी मतलब जो शैली मानी गई है, पेरेंटिंग स्टाइल है, वो सबसे अच्छी मानी गई है। वो कौन सी मानी गई है? आधिकारिक पालन पोषण, जो कि इसका आंसर भी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो असंबद्ध पालन पोषण है, इनवॉल्व है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि झोपड़पट्टी के कुछ बच्चे होते हैं, तो उनके जो माता पिता हैं उनको बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, वो भीख मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब कोई भी उनको कोई मतलब नहीं होता, अपने बच्चों से पैदा कर दिया और बस छोड़ दिया, तो वो होती है इन्वॉल्व। और दूसरी होती है अनुमोदित पालन पोषण। इसमें क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा खुली छूट दी जाती है, बहुत ज़्यादा उनको पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, तो वो होती है अनुमोदित पालन पोषण। तो आप समझ गए होंगे कि चारों ऑप्शन के क्या क्या मायने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं है। जैसे है कि अवधान या विस्मृति, अवधान विस्मृति है जो इसको बोलते हैं स्पैम ऑफ अटेंशन। दोस्तों एक बार अलग से भी पूछ लिया गया है कि स्पैम ऑफ अटेंशन किससे संबंधित है, तो इसमें सीधा सीधा बताना था कि अवधान विस्मृति से। तो जो स्पैम ऑफ अटेंशन है इसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। दोस्तों आप ऑप्शनों को देख के ही बता सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है। जैसे माइक्रोस्कोप तो यहाँ आएगा नहीं। टेलीस्कोप दूर की उनको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एपिडाइस्कोप है दोस्तों, एपिडाइस्कोप है जो एक अधिगम सामग्री है जो कि पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो 3 तो ये गलत हो गया, बचा सिर्फ एक ही कि टैचीस्कोप। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम अंतः विषय है और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे कीवर्ड पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि छात्रों को सीखने के लिए एक प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से सीख लिया, वो कीवर्ड को पकड़ना सीख लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 क्वेश्चन आए तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन बस गलत होंगे। बस आपने पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं भी की है, अगर आपको क्वेश्चनों को पढ़ना आ गया, वो कीवर्ड को पकड़ना आ गया है, तो दोस्तों आप प्रश्नों को उसी में मतलब देख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको पकड़ना था कि प्रमाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, पाठ्यक्रम आधारित। आप पाठ्यक्रम आधारित को तो गलत कर दोगे और रटंत को तो गलत कर दोगे। अब 2 ऑप्शनों में फंसोगे, परियोजना पर आधारित या प्रायोगिक। तो दोस्तों जो प्रायोगिक है सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, मतलब प्रयोग करवाए जाते हैं, लेकिन जो परियोजना पर आधारित है यह दोस्तों ज़्यादा सुइटेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा परियोजना पर आधारित, क्योंकि परियोजना में दोस्तों एक बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है कि इसके आधार पर आपको
अपना है जो मतलब प्रोजेक्ट तैयार करना है, इस पर वर्क करना है, तो उसमें बच्चा ज़्यादा सक्रिय रहता है और उसमें थोड़ा बहुत टीचर के द्वारा निर्देशित भी होता रहता है और एक प्रकार का यह प्रमाणिक भी होता है और वास्तविक दुनिया का संदर्भ भी इसमें प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है जो सी हो जाएगा कि परियोजना पर आधारित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें है कि वह विधि जो अधिगम स्थिति को वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है उसे निम्न कहा जाता है। दोस्तों आपने क्वेश्चनों में देखा होगा, अगर पीईबी के क्वेश्चनों का आपने एनालिसिस किया होगा तो पीईबी 2 ऑप्शन तो ऐसे ऑप्शन डालती है कि आप बिल्कुल 50% उसमें कन्फ्यूज हो जाओगी। इसी की वजह से दोस्तों क्या है, हमारे नंबर बाल विकास में और पेडागोजी में बहुत कम आते हैं। तो इसका मेन कारण यही है कि 2 ऑप्शन उसमें ऐसे रख दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ उसमें। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि वह अधिगम की वह स्थिति जो वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको इसमें क्षेत्र पर्यटन भी सही लग रहा होगा और इसमें क्या है कि नाटकीय रूपांतरण भी सही लग रहा होगा। प्रदर्शन तो एक प्रकार का ऐसा है कि मतलब शिक्षक केंद्रित होता है, वह इतना सही नहीं है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि क्षेत्र पर्यटन में ही बच्चों को वास्तविक चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वह स्थूलता प्रदान करेंगी और नाटकीय रूपांतरण में भी बच्चे उसमें क्या है कि बिल्कुल उसी में उसके जो रहता है, जो कैरियर है उसमें घुस के बिल्कुल पूरा उसका रूपांतरण करते हैं। तो यह भी सही लग रहा होगा आपको। तो दोस्तों इसका पीवी ने जो आंसर सही माना है वह माना है नाटकीय रूपांतरण। अब नाटकीय रूपांतरण दोस्तों इसलिए सही माना है कि इसमें जो है कोई भी कार्य है जो उसी को मतलब उसकी शैली में घुस के उसका पूरा एनालिसिस करके बताया जाता है और वास्तविक स्थिति में बताया जाता है, उसका मतलब मंचन करके बताया जाता है, इसलिए यह ज़्यादा स्थायी रहता है। जैसे आपको किसी टॉपिक पर अगर कोई फिल्म बना के दिखा दी जाए तो आपको हमेशा याद रहेगी, इसलिए जो है इसका ड्रामाटाइजेशन नाटकीय रूपांतरण सही आंसर माना गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फैक्चुअल क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आपको मैं सीधा आंसर बता दूं कि विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक हैं दोस्तों, वह हैं जेम्स सेवर। जेम्स सेवर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 2 या अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, इसे निम्न कहा जाता है। आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। इसमें 2 ऑप्शन हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पकड़ लिया या सही से पढ़ लिया क्वेश्चन को तो आपको यह बिल्कुल सरल क्वेश्चन लगेगा। इसमें लिखा है कि 2 या अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, तो निम्न में से इसे क्या कहा जाएगा। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, इसमें कर रहा होगा आपको सामूहिक अधिगम, और आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि दलीय शिक्षण या दलीय विधि। तो इसमें से आपको क्या सही लग रहा होगा। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें लिखा है 2 या अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सीखने की बात की जा रही है, यहाँ पे सिखाने की बात नहीं की जा रही। अगर सिखाने की बात होती तो वहाँ पर टीचर आ जाता है। यहाँ पे सीखने की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 विद्यार्थी मतलब 2 विद्यार्थी या 2 से अधिक विद्यार्थी आपस में मिलकर सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सामूहिक अधिगम। यहाँ पे सामूहिक अधिगम सही हो जाएगा। अगर टीचरों की बात कर रहे होते कि 2 या 2 से अधिक जो मतलब टीचर हैं, तो टीचर में दोस्तों दलीय शिक्षण हो जाएगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक टीचर जब मिलकर शिक्षण करवाते हैं वह होता है दलीय शिक्षण। लेकिन 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी मिलकर सीखते हैं तो उसको बोलते हैं सामूहिक अधिगम। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो योगात्मक मूल्यांकन पर है। योगात्मक मूल्यांकन से भी अब दोस्तों सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि जो अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब इसको आप भूल जाएं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो उनके कीवर्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन डाल दिया जाता है। जैसे कि इसमें डाला है कि योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है। अब दोस्तों इसमें प्रोत्साहन, भाई प्रमोटिंग भी अपन बच्चों को कर सकते हैं योगात्मक मूल्यांकन में। चयन, अब चयन तो लास्ट में जो फाइनल वो होता है उसमें करते ही हैं चयन। और दोस्तों श्रेय देना, अब श्रेय भी उसको जो ग्रेड वगैरह जो सब देते हैं, सुपर, वेरी, सुपीरियर वगैरह ये सब, वह भी श्रेय देना भी योगात्मक मूल्यांकन होता है। दोस्तों जो निदान होता है, निदान कभी भी योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं हो सकता है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन है जो सत्र के अंत में किया जाता है या फाइनल होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आपके
मतलब जो प्रदर्शन है उसमें कोई सुधार कर दिया जाए या इसके कारणों को पहचान किया जाए। तो योगात्मक मूल्यांकन यह सुविधा प्रदान नहीं करता है। तो इसका है जो निदान गलत हो जाएगा, क्योंकि यह होता है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन में आता है निदान, इसके बाद फिर उपचार प्रदान किया जाता है। तो इसका जो मतलब गलत आंसर है वो हो जाएगा निदान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन निदान परीक्षण पर दिया गया है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को इसमें डाला है कि आप समझ सकें कि निदानात्मक परीक्षण क्या है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सीखी हुई वस्तु की एक शिक्षार्थी की सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया है। इसमें आपको कीवर्ड को पकड़ना होता है दोस्तों। इसमें लिखा है कि सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया है। इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कठिनाई का पता लगाना है और उसमें उपचारात्मक सुझावों का मतलब उपायों का सुझाव देना है। तो इसमें इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर, नैदानिक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यह किया जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों के आकलन को निम्न कहा जाता है। अगर इसमें आप कीवर्ड को दोस्तों पकड़ें तो इसमें है सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच में सामाजिक संबंधों का आकलन। आप अगर कीवर्ड को सही से पकड़ लिया होगा तो वैसे ही आंसर तक पहुंच गए होंगे कि सामाजिक समूह दिया है और सामाजिक संबंधों का आकलन दिया है। तो सीधा सीधा है कि इसका आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि। सोशियोमेट्री में दोस्तों सामाजिक संबंधों का आकलन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। यह प्रश्न हमें निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की उपलब्धि जानने में मदद करता है। दोस्तों यह भी पीवी का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन एक प्रकार का क्वेश्चन डाल देता है और उसमें पूछ देता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा इसका। तो आप देख रहे हो कि वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। तो इसमें देखो कौशल तो है नहीं है कि कौशल तो भाई किसी का उपयोग करना और उसमें होता है कौशल सृजन करना है, इसमें कोई नई चीज़ बना नहीं रहा है। हाँ विश्लेषण और समझ हो सकता है दोस्तों। विश्लेषण कहाँ होता है मैं आपको बता दूं, विश्लेषण में उसके गुण दोषों का मतलब सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है, इसलिए इसमें विश्लेषण भी नहीं है दोस्तों। इसमें लिखा है कि वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। तो एक प्रकार का यह है क्वेश्चन है जो समझ पर आधारित है, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। तो दोस्तों आपको यह अगर क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लग रही हो और आपको मेरा जो समझाना है, क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना है, ऑप्शनों को एक्सप्लेन करना है अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिव्यांश एजुकेशन एंड 727 को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपको इस प्रकार की वीडियो और आगे ला सकूं। दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और मेरे जो है मतलब जो खुद के स्वयं के नोट्स बने हैं उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो अगर आप आने वाली वर्ग 1 और 2 की तैयारी में अभी से जुटना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।